नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको विक्टोरियन कंप्रोमाइज़ अर्थात विक्टोरियन समझौता के बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही साथ मैं विक्टोरिया युग का संक्षिप्त परिचय भी दूंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लाभप्रद और शिक्षादायी है। इस वीडियो से आपको बहुत सी जानकारियों से अवगत कराया जाएगा जो अनेक प्रतियोगी एग्जाम में लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे विनती है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। विक्टोरियन कंप्रोमाइज़। ब्रिटिश काल के इतिहास में एक ऐसा दौर भी आया जब ब्रिटिश के जनसामान्य नागरिकों को अपने मूलभूत आवश्यकताओं से समझौता करना पड़ा। इस दौर में लोगों के बीच एक महान अंतर भी था। कुछ लोग नैतिक थे तो कुछ लोग बुरे रास्ते भी अपनाए थे, अर्थात नैतिकता और बुराई के बीच संघर्ष था। परोपकारी और लालची लोगों के बीच संघर्ष था। अमीर और गरीबों के बीच संघर्ष था। इन सबको देखते हुए लॉरेंस फ्राइडमैन ने विक्टोरियन कंप्रोमाइज़ शब्द की व्युत्पत्ति की। यह दौर एक बहुत ही बड़े परिवर्तन का दौर था। यह औद्योगिकरण का दौर था। समाज में तेज़ी से औद्योगिकरण हो रहा था, जिससे नए नए शहर और कस्बे का निर्माण हो रहा था। समाज के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में खाई बढ़ती जा रही थी। उच्च वर्ग से ज़्यादा संपन्न होते जा रहे थे और ब्रिटेन की सत्ता भी लगातार अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था। निम्न वर्गों की दशा बहुत दयनीय थी। वे अत्यधिक गरीब हो चुके थे। उन लोगों का बहुत ही अन्याय और शोषण होता था। मजदूर वर्ग के लोगों का पलायन जारी था क्योंकि तेज़ी से शहरीकरण हो रहा था और लोग शहर की ओर प्रस्थान कर रहे थे, अर्थात उनका पलायन हो रहा था। ब्रिटेन में उस समय आविष्कारों का दौर था। नए नए आविष्कार देश को उन्नत बना रहे थे और ब्रिटेन को महाशक्ति बनने में सहायता कर रहे थे। उस समय महारानी विक्टोरिया का शासनकाल था, जो ब्रिटेन पर 1837 से 1901 तक ब्रिटेन की सत्ता में रही। चर्च, परिवार और घरों के मूल्य मौलिक थे और परिवार की इकाई पर सत्ताधारी पादरियों का छत्र छाया था, अर्थात इन पादरियों को ही सर्वसम्मत बनाया गया था। ये जो कहते थे वही परिवार या समाज में होता था। समाज पुरुष प्रधान था और महिलाओं का रोल बेहतर नहीं था, अर्थात इनकी भूमिकाएं कम होती थी। महिलाओं का कार्य केवल बच्चे पैदा करना और घर के अन्य कार्यों से संबंधित था और वह घर पर ही रहकर पुरुष की सहायता करती थी। लोगों में नैतिकता और सम्मान कूट कर भरा था और लगभग सारा समाज ही प्योरिटन यानी शुद्धवादी हो गया था। इस दौर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें मूर्तियों, स्मारकों और ऐतिहासिक महत्व वाले इमारतों की रचना हुई, जो लोगों के गौरव और व्यक्तियों की पहचान के लिए बनाई गई थी। देवता पूजनीय थे और लोगों में दान और परोपकार की भावना थी। वर्किंग क्लास के लोग भी इस महत्व को समझ सके, इसके लिए जगह जगह लाइब्रेरी, वॉश हाउस और स्विमिंग पूल बनाए गए। इस दौर में लोगों का विशेष रूप से जो निम्न वर्ग से संबंधित थे उनका शोषण हुआ। उनके बच्चों को जीवन यापन करने हेतु मजदूरी करना पड़ा। एक ही स्थान पर या घर में अधिक लोगों को साथ साथ रहना पड़ा। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था, जिससे इस दौर में मृत्यु दर भी बढ़ी हुई थी और लोगों को सामान्य बीमारी हो जाने पर भी देर से चिकित्सा सुविधा मिलने पर उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती थी। इस दौर के समाज सुधारकों को इस दिशा में सुधार के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ा, क्योंकि समाज दो पार्टों में बटा था, यानी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, अतः इस दौर का साहित्य भी समाज के उस तथाकथित दौर का वर्णन करता है जो समाज में परिलक्षित थे। विक्टोरियन साहित्य के बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूँ। महारानी विक्टोरिया के काल में साहित्य के बहुत से रूप देखने को मिलते हैं और इसी काल में अंग्रेजी साहित्य के महान कवियों और लेखकों ने अपनी अपनी रचनाएं की, जो वास्तव में अद्भुत थे और वे तत्कालीन समाज से संबंधित भी थे। मैं आप लोगों को इस काल के महत्वपूर्ण साहित्यिक घटनाओं के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं विक्टोरियन पोएट्री की बात करता हूँ। विक्टोरियन युग में पोएट्री का विशेष दबदबा रहा। युग के आरंभ में रोमांटिक कवियों ने जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ अपने रोमांटिक कविताओं का लेखन किया, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ का यह अंतिम समय था
क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं उनकी मृत्यु 1850 ईस्वी में हो गई। विक्टोरिया युग के कवियों ने नरेटिव पोइट्री के लेखन का प्रचलन किया। नरेटिव पोइट्री एक प्रकार का कविता होती है जो किसी कहानी का वर्णन करती है। नरेटिव पोइट्री इज ए टाइप ऑफ पोएम विच टेल्स द स्टोरी ऑफ समथिंग। 1856 ईस्वी में एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने अरोरा ली नाम के उपन्यास को पोएम की भाषा यानी वर्ज में लिख डाला। 1862 ईस्वी में क्रिस्टीना रासेटी ने गोबलिन मार्केट नाम की नरेटिव पोइट्री लिखा, किंतु यह कविता छोटी थी। जैसा कि नरेटिव पोइट्री बड़ी बड़ी कविता के रूपों में लिखे जाते थे। इसी युग में ड्रामेटिक मोनोलॉग का विकास हुआ। इस सिलसिले में 1842 ईस्वी में माय लास्ट डचेस विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसकी रचना रॉबर्ट ब्राउनिंग ने की। यह ड्रामेटिक मोनोलॉग है। 1842 ईस्वी में ही अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का यूलिसिस आया, जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग ही है। टेनिसन की कविताएं वास्तव में लिरिकल होती थी और उन्होंने नॉन नरेटिव पोइट्री भी लिखा। विक्टोरियन युग की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध रचना लॉर्ड टेनिसन द्वारा रचित इन मेमोरियम थी, जो कि 1849 में प्रकाशित की गई। आपको ज्ञात हो, इन मेमोरियम एक शोक गीत अर्थात एलिजी था, जिसे टेनिसन ने अपने प्रिय दोस्त आर्थर हेनरी हॉलम की मौत पर लिखा था। इसी युग में कुछ ऐसे भी कवि थे जिनकी रचनाएं नॉनसेंस या लाइट वर्ड्स थी, जैसे लुइस कैरोल। लुइस कैरोल ने 1871 में जैबरवॉकी नामक कविता की रचना की, जिसमें जैबरवॉक एक मॉन्स्टर की मृत्यु के बारे में लिखा गया। 1871 में ही एडवर्ड लियर ने द आउल एंड द पुसी कैट की रचना की। अब मैं आपको विक्टोरियन नावल के बारे में बता रहा हूँ। विक्टोरिया नावल यथार्थवादी थे, लेकिन इसमें घोटिक एलिमेंट का भी ब्लेंडिंग था। विक्टोरियन नावल में प्रसिद्ध थे शार्लोट ब्रॉन्टी का जेन आयर 1847, विकी कॉलिंस का द ओमेन इन वाइट 1859, मैरी एलिजाबेथ ब्रॉडन का लेडी आडले सीक्रेट 1862। सैटिरिकल रियलिज्म नावल में विलियम मैकपीस ठेकरे का वैनिटी फेयर उल्लेखनीय है, जिसकी रचना 1847 से 48 के मध्य की गई। साइकोलॉजिकल रियलिज्म नावल में जॉर्ज इलियट का मिडिल मार्च का नाम आता है, जिसे 1871-72 में लिखा गया। सोशल रियलिज्म नावल में चार्ल्स डिकन का नाम सबसे पहले आता है, जिनकी दो रचनाएं ओलिवर ट्विस्ट, जो कि 1837 से 39 के बीच लिखी गई, और ब्लीक हाउस, जो कि 1852-53 में लिखी गई। ये दोनों रचनाएं सोशल रियलिज्म नावल था। चार्ल्स डिकन का ही हार्ड टाइम्स, जो कि 1854 में लिखा गया था, और एलिजाबेथ गैस्कल का नॉर्थ एंड साउथ, जो कि 1855 ईस्वी में लिखा गया था, इंडस्ट्रियल नावल्स है। ये दोनों नावल्स उस समय तत्कालीन बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण के बारे में लिखा गया था, जिसमें इंडस्ट्री के बारे में चर्चा की गई है। जिस प्रकार डिकन्स और गैस्केल डोमेस्टिक इश्यूज़ को अपने नावल में शामिल किया था, उसी प्रकार कुछ उपन्यासकारों ने ब्रिटेन के बढ़ते हुए साम्राज्य के बारे में अपने नावल में स्थान दिया, जैसे रुडयार्ड किपलिंग का कीम, जो कि 1901 में लिखा गया, और जोसेफ कॉनराड का हार्ट ऑफ डार्कनेस 1899 उल्लेखनीय है। निबंधकारों में जॉन रस्किन, थॉमस कार्लाइल, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, जॉन स्टुअर्ट मिल और मैथ्यू एर्नॉल्ड का नाम उल्लेखनीय है। कुछ लेखकों ने चिल्ड्रन लिटरेचर भी लिखे, जैसे लुइस कैरल का एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, एलाइस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, जो कि 1865 ईस्वी में लिखा गया, और थ्रू द लुकिंग ग्लास 1871। ये दोनों चिल्ड्रन लिटरेचर में बहुत ही महत्वपूर्ण किताब थे और ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। इसकी रचना लुइस कैरल थे, इसके रचनाकार। इसी सिलसिले में जेम बेरी का पीटर एंड वेंडी, जो कि 1911 में सामने आया, ये भी चिल्ड्रन लिटरेचर में उल्लेखनीय है। 1890 से 1900 की अवधि को विक्टोरिया काल में
द फिन डी सीसेल कहा गया, जो कि एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है द एंड ऑफ सेंचुरी, अर्थात शताब्दी का अंत। युग की समाप्ति आने तक उपन्यासकारों की लेखनी पहले से ज़्यादा उदासीन और दुखमय हो गई, जिसका उदाहरण है थॉमस हार्डी का टेस ऑफ द डी अर्बरविलिस, जो कि 1892 में लिखा गया, और जूड द ऑब्सक्योर 1895। इन दोनों की अगर हम बात करें तो इसमें मेलंकोली का भाव आता है और ये काफ़ी दुखमय था। जासूसी की दुनिया में भी इस युग में प्रसिद्ध लेखक का नाम सामने आता है, जिसमें शामिल है सर आर्थर कोनन डॉयल, जिनका प्रसिद्ध रचना शेरलॉक होम्स था। शेरलॉक होम्स के बारे में आप जानती हैं, यह बहुत ही प्रसिद्ध किताब है जो जासूसी पर लिखा गया है। साइंस फिक्शन में भी इस युग में किताबें सामने आई। इसमें महत्वपूर्ण है एच.जी. वेल्स का द टाइम मशीन 1895 और द वार ऑफ द वर्ल्ड 1897। ये दोनों किताब साइंस फिक्शन में महत्वपूर्ण स्थान लेते हैं। इसी क्रम में ऑस्कर वाइल्डे ने विटी प्लेज की रचना की, जैसे द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट 1895। विटी का अर्थ है चतुरता से भरा हुआ। मैंने अभी आपको जो भी जानकारियाँ दी, मैं उस जानकारियों को अलग अलग सोर्स से मैंने इकट्ठा किया है, और इसका मुख्य सोर्स है द नॉर्टन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और आडम जेम्स एली का अ हिस्ट्री ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को मेरा वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। यदि आपको लगता है कि मेरा वीडियो अच्छा है तो इस वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें, और अपने अमूल्य सुझाव देना न भूलें। एक बार आपको फिर से धन्यवाद। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं, अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। समाधान इन हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले समाधान इन हिंदी की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। यह त्यौहार दीपक का है। ईश्वर आपके जीवन को भी प्रकाशित करे। इस पावन पर्व पर मैं अपने सब्सक्राइबरों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। एक बार फिर आप सभी को मैं समाधान इन हिंदी की तरफ से स्वागत करता हूँ।